वेलकम टू यूनिवर्स ऑफ आर्ट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? क्योंकि आपका यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 6 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में है। तो आप लोगों को अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी होगी, क्योंकि किसी भी गोल को पाने के लिए हमें लगातार उसके पीछे लगे रहना होता है, लगातार हमें चलना पड़ता है। क्योंकि कहा जाता है कि एक हमारे अच्छी थॉट है, कहा जाता है विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, ये उड़ान तय करेगी कि आसमां किसका होगा। यानी कहा जा रहा है विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले और ये उड़ान तय करेगी कि आसमां किसका होगा। यानी कि विरासत में किसी के नहीं है कि उसका गोल क्या होगा, अर्थात ये नहीं है कि अगर कोई एसडीएम बन गया तो उसका बेटा भी एसडीएम बनेगा। आपकी मुकद्दर यानी आपकी उड़ान जो है वही आपके गोल को तय करेगी कि किसको क्या मिलना है, किसको क्या प्राप्त करना है। जैसे जिसकी उड़ान होगी उसी के अकॉर्डिंग वो अपने लक्ष्य को पाएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से मजबूत बनाइए, जिससे कि आप जीआरएफ नेट क्या है, आप जीआरएफ भी क्वालिफाई कर सकें। नेट नहीं, आप सीधा डायरेक्ट जीआरएफ क्वालिफाई करें। क्या करें? जीआरएफ क्वालिफाई करें। और इसके लिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी और उसके लिए दिन रात एक करना होगा, क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा दिन शेष नहीं बचे हुए हैं, कुछ ही दिन शेष हैं जिससे कि हम अपनी तैयारी को एक नया मोड़ दे सकते हैं। और कंटिन्यू उसके लिए चलते रहिए। जितने भी क्वेश्चन हुए हैं प्रीवियस ईयर में, आप उनको अच्छे से देखते रहिए कि उस पर आपकी मजबूत पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि जो क्वेश्चन नए होंगे वो सबके लिए नए होंगे। यानी जो क्वेश्चन अगर वो नए पूछता है एनटीए, तो वो सबके लिए नए होंगे, सिर्फ आपके लिए ही वो नए नहीं होंगे। अगर लेकिन वहीं पर प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आपके वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो वो आपका माइनस पॉइंट होगा। क्योंकि दूसरे बच्चे ने उसको अच्छे से प्रिपेयर किया था और वो सही कर ले जाता है, वहीं पे आप उसमें अगर वो आपका गलत होगा तो आपका माइनस पॉइंट में जाता है, प्लस पॉइंट में नहीं होगा। इसीलिए जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं पहले आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिपीट कर लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि उसमें कोई मिस्टेक ना हो। क्योंकि 60% क्वेश्चन जो पूछता है एनटीए वो कहाँ से पूछता है? प्रीवियस ईयर से ही पूछता है। कहाँ से पूछता है? आपके प्रीवियस ईयर से ही वो सारे क्वेश्चन 60% क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको उसे मजबूती से देखना होगा, याद करना होगा। तो चलिए इसी के लिए आगे बढ़ाने के लिए हम 10 क्वेश्चन की सीरीज़ लाए हैं, जिसमें जो आपके एग्ज़ाम के लिए यानी आने वाली आपकी आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं सब के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इस सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है राजस्थानी शैली की पूर्व पीठिका मानी जाती है। पहला है ऑप्शन आपका दक्षिणी शैली, दूसरा पहाड़ी शैली, तीसरा मुगल शैली, चौथा जैन शैली। तो इसमें दोस्तों पूछा जा रहा है राजस्थानी शैली की पूर्व पीठिका जो है वो कौन सी शैली मानी जाती है। तो इसमें कौन सी शैली मानी जाती है, क्या सही करेंगे आप लोग? कौन सा होगा राजस्थानी शैली की पूर्व पीठिका? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यानी इसी को क्या कहते हैं? अपभ्रंश शैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपभ्रंश शैली कहते हैं। और मध्यकाल में हमारी दो शैलियाँ विकसित हुई। मध्यकाल में हमारी दो शैलियाँ विकसित हुई, एक पाल थी और दूसरी क्या थी? जैन थी। पाल थी और जैन थी। वहीं पे राजस्थानी शैली की पूर्व पीठिका किसे माना जाता है? तो वो आपके जैन शैली को माना जाता है, अर्थात अपभ्रंश शैली को माना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? लेडी स्मोकिंग हुक्का किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? पहला है जैन शैली, दूसरा है बिहार शैली, तीसरा है गोलकुंडा शैली, चौथा है सभी। तो लेडी स्मोकिंग हुक्का जो है पूछा जा रहा है वो किस शैली का है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बताइए आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा आपका गोलकुंडा। यानी क्या होगा? गोलकुंडा। तो गोलकुंडा में ये प्रसिद्ध चित्र पाया गया लेडी स्मोकिंग हुक्का। उसके बाद में अगर यहीं पे जो होता है, यहाँ की स्त्रियां जो थी, स्त्रियां और पासवाने, स्त्रियां व पासवाने जो थी, पासवाने अर्थात दासियां, पासवाने जो थी अर्थात दासियां, वो क्या करती थी? हीरे जवाहरातों से जड़ी रहती थी, हमेशा हीरे जवा
हर रातों से जड़ी रहती थी, यानी कि उसे आभूषणों से हमेशा वो जड़ी रहती थी, हमेशा उसको धारण किए रहती थी, पहने रहती थी। ये भी यहाँ की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिर्ज़ापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्थल है। पहला है ऑप्शन आपका कोहबर है, दूसरा है बांदा है, तीसरा है मानिकपुर है, चौथा है बिंडम क्षेत्र है। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। मिर्ज़ापुर का पिकनिक स्थल पूछा जा रहा है, एक दिन हमने आपको बताया भी था, तो आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही करेंगे। इसमें बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बिंडम क्षेत्र। और बिंडम क्षेत्र की खोज पूछा जाता है तो किसने की थी। आपके जगदीश गुप्त ने की थी। किसने की थी। जगदीश गुप्त ने की थी। और ये मिर्ज़ापुर के अंतर्गत आता है, मिर्ज़ापुर के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिंधु सभ्यता की अधिकांश मोहरें पाई जाती हैं। सिंधु सभ्यता की अधिकांश मोहरें पाई जाती हैं। पहला है टेराकोटा से, दूसरा है संगमरमर से, तीसरा है खड़ी से और या बनाई जाती हैं, चौथा है मिट्टी से। तो पूछा जा रहा है सिंधु सभ्यता की अधिकांश मोहरें बनाई जाती थी, यानी पहले का जो बनाई गई वो मोहरें या फिर पाई जाती थी वो किस उससे बनाई होती थी। तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे आप लोग दोस्तों। तो उसमें होगा आपका सैल खड़ी से। किससे बनाई जाती थी। सैल खड़ी से बनाई जाती थी। वहीं पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। यानी जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र जो है वो कहाँ से मिलता है। तो पहला है आपका बिंडम, दूसरा है लिखुनिया, तीसरा है जम्बूद्वीप, चौथा है मंडहरिया। तो कौन सा सही करेंगे दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मंडहरिया से। मंडहरिया से क्या मिला है आपका। जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र मिला है। जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र मिला है। भंडारिया से क्या मिला है। गैंडे का चित्र मिला है। वहीं सुरहो हाट से मिला है। सुरहो घाट से क्या मिला है आपका। घायल सुअर का चित्र मिला है। क्या मिला है। घायल सुअर का चित्र मिला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। पहला है जॉन जे विकलमैन संबंध हैं, अर्थात जॉन जे विकलमैन जो हैं वो किस वाद से संबंधित हैं। पहला है स्वच्छंदतावाद है, दूसरा है यथार्थवाद है, चौथा है प्रभाववाद है, तीसरा है प्रभाववाद, चौथा नवशास्त्रीयतावाद। तो इसमें पूछा जा रहा है जॉन जे विकलमैन है वो कहाँ से संबंधित हैं दोस्तों। तो वो होंगे कौन सा ऑप्शन सही करेंगे आप लोग। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात नवशास्त्रीयतावाद से। कहाँ से संबंधित है। नवशास्त्रीयतावाद। और नवशास्त्रीयतावादी दर्शन का इन्हें मुखिया भी कहा जाता है। नवशास्त्रीयतावादी दर्शन का मुखिया भी इन्हें कहा जाता है। किसे। जॉन जे विकलमैन को। किसे कहा जाता है दोस्तों। जॉन जे विकलमैन को कहा जाता है। वहीं पे नवशास्त्रीयतावाद प्रारंभ कब हुआ। इसी को नियो क्लासिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं। नियो क्लासिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों। न्यू क्लासिज्म भी कहते हैं। और इसका प्रारंभ कब हुआ था। तो वो आपके 1770 से 1830 ईस्वी, 1770 से 1830 ईस्वी के मध्य। और कहाँ पे हुआ था। आपके फ्रांस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था। तो वो फ्रांस में हुआ था। और इसे न्यू क्लासिज्म कहा जाता है। नवशास्त्रीयतावादी दर्शन का मुखिया किसे कहा जाता है। तो जॉन जे विकलमैन है। अगर वहीं पे पूछा जाता है कि नवशास्त्रीयतावाद का जो प्रणेता था, यानी प्रमुख कलाकारों में जो था वो कौन था। वो थे आपके जाक लुइस दाविद थे। और इनका प्रथम चित्र कौन था। होरेशियो का प्रण था। क्या था। होरेशियो का प्रण था। और इसे क्या कहते हैं। होराथी की शपथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं। इसे होराथी की शपथ भी कहते हैं। और ये जून 2021 में ये क्वेश्चन भी आया था। क्वेश्चन क्या आया था। चित्र दे दिया गया था होराथी की शपथ। और पूछा गया था कि किस कलाकार द्वारा बनाया गया चित्र है, या फिर कहाँ पे संग्रहित है, किस माध्यम क्या है, समय काल क्या है, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। यूजीसी नेट में पहले तो बहुत कम ऐसे दिए जाते थे क्वेश्चन, लेकिन अब इसका ट्रेंड चल गया है। एक क्या 10 कहो 12-15 क्वेश्चन
पूछ लिए जाते हैं। अभी की बार तो 10 से ज़्यादा 10-12 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे सिर्फ इमेज से, और उसमें पूछा जाता है फिर कि मतलब उसी इमेज से 4-5 क्वेश्चन रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। तो इसे 2021 में आया हुआ था। तो इसमें था होराथी की शपथ। तो होराथी की शपथ का समय काल जो था वो 1785 ईस्वी है, 1785 ईस्वी है। माध्यम क्या है इसका? ऑयल ऑन कैनवास है। क्या है दोस्तों? ऑयल ऑन कैनवास था। उसके बाद में ये संग्रहित कहाँ है? तो आपके लूव्र संग्रहालय पेरिस में है। कहाँ पे है? लूव्र संग्रहालय पेरिस में है। कहाँ पे है? लूव्र संग्रहालय पेरिस में है। तो एक क्वेश्चन से आपके इतने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नवशास्त्री यानी जॉन जे विकलमैन कहाँ से संबंधित है? तो वो आपके नवशास्त्रीयतावाद से होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फिल्म निर्माता सत्यजीत रे द्वारा निर्मित वृत्तचित्र इनर आई किस पर बनाई गई है? यानी कि इनर आई जो बनाई गई है वृत्तचित्र, वो किस पर था, किस पे आधारित था? तो वो था पहला ऑप्शन इसमें क्या है? पहला ऑप्शन है आपका जे सुब्रमण्यम है, के जी सुब्रमण्यम। दूसरा है विनोद बिहारी मुखर्जी। तीसरा है नंदलाल बसु। चौथा है राम किंकर बैज। तो ये इनर आई जो है वो किस पर आधारित थी? ये जो वृत्तचित्र बनाया गया था, बताएंगे आप लोग कौन सा सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही करेंगे इसमें? ऑप्शन नंबर बी सही करेंगे। ऑप्शन नंबर बी अर्थात विनोद बिहारी मुखर्जी सही होंगे। और विनोद बिहारी मुखर्जी जो थे वो जन्म से ही अंधे थे। क्या थे? जन्म से ही अंधे थे। और इनकी पुत्री जो थी वो भी एक मूर्तिकार या फिर चित्रकार थी, मृणालिनी मुखर्जी। क्या थी? मृणालिनी मुखर्जी। इनकी पुत्री जो थी उनका क्या नाम था? मृणालिनी मुखर्जी थी। और मृणालिनी मुखर्जी क्या थी? मृणालिनी मुखर्जी। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था मुंबई में। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। और वहीं पे विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। और राम किंकर बैज क्या है आपके? आधुनिक क्या है? आधुनिक अमूर्त यानी आधुनिक मूर्तिकार के रूप में आपके राम किंकर बैज जाने जाते हैं। इनका प्रथम अमूर्त चित्र जो था वो लैंप स्टैंड था। क्या था? लैंप स्टैंड था। वहीं पे के जी सुब्रमण्यम जो हैं वो अपने गुरु, उनके गुरु कौन थे? राम किंकर बैज थे। और राम किंकर बैज को ही उन्होंने क्या कहा था? खेपा बाउल की संज्ञा की दी थी। किसकी संज्ञा दी थी? खेपा बाउल कहा था। किसे? अपने गुरु राम किंकर बैज को कहा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? 8वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किशनगढ़ शैली किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई? पहला है राज सिंह, दूसरा है सरदार सिंह, तीसरा है सावन सिंह, चौथा है उमेश सिंह। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? किशनगढ़ शैली किसके समय चरम पर पहुंची? यानी कि बहुत सारे राजा या बहुत सारे शासक आते हैं, लेकिन उसमें बहुत मतलब एक ही शासक होता है जिसके समय में चित्रकला अपने चरम प्रकाष्ठा को प्राप्त करती है, अपने चरम को प्राप्त करती है। तो यही पूछा जा रहा है किशनगढ़ शैली जो थी, जो कि राजस्थानी शैली की एक उप शैली थी, वो कहाँ किस राजा के समय में प्रसिद्ध हुई? तो वो राजा सावंत सिंह के समय में। किसके समय में? राजा सावंत सिंह के समय में। और इन्हीं सावंत सिंह का उपनाम क्या है? नागरीदास है। क्या है दोस्तों? नागरीदास है। और नागरीदास है। इन्हीं की सौतेली माँ थी। इन्हीं की सौतेली माँ जो थी वो दिल्ली के अंतःपुर से किसको लाई थी? जरीना को लाई थी। किसको लाई थी? जरीना को लाई थी, जो 8 वर्षीय एक बालिका थी। और इसी का नाम आगे चलकर क्या बना? पड़ा बनी ठनी। क्या पड़ा? बनी ठनी पड़ा। और नागरीदास और बनी ठनी यानी कि राजा सावंत सिंह, राजा दोनों क्या करते थे? कृष्ण जी और राधा के रूप में बनते थे और दोनों नृत्य करते थे। तो इसमें पूछा जा रहा है सावंत सिंह किसका उपनाम है? नागरीदास का है। नागरीदास की सौतेली माँ जो थी वो दिल्ली के अंतापुर से किसको लाई थी? 8 वर्षीय बालिका, जिसका नाम क्या था? जरीना था। और जरीना को ही हम क्या कहते हैं? बनी ठनी कहते हैं। और बनी ठनी को किस रूप में जाना जाता है? तो राधा के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? राधा के रूप में जाना जाता है।
और किशनगढ़ शैली जो थी वो आपकी किसकी उपशैली थी? वो राजस्थानी की उपशैली थी। किसकी शैली थी? राजस्थानी की उपशैली थी। तो और उमेश सिंह जो थे वो कहाँ से संबंधित थे? आपकी कोटा शैली से संबंधित थे। कोटा शैली में किस प्रकार के दृश्यों को अधिक देखा गया है? शिकार दृश्यों को अधिक देखा गया है, यानी उसकी अधिकता पाई गई है। कोटा शैली और एक मुगल शैली, यहाँ पे दो शैलियों में किसकी प्रचुर मात्रा में चित्र मिले हैं? तो वो शिकार दृश्य ज़्यादा मिले हैं। किसके मिले हैं? शिकार दृश्य मिलेंगे। उसके बाद चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्न को पहचाने, यानी इसमें तीन तो सुमेल हैं और एक का मेल नहीं है, यानी एक उससे अलग है। तो इसमें पहला है रेखा है, दूसरा है अंतराल है, तीसरा है वर्ण है, चौथा है सहयोग है। तो पूछा जा रहा है इससे भिन्न, यानी तीन तो मेल खा रहे हैं और एक इससे अलग है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? बताइए आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? उसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सहयोग। भिन्न क्या है? सहयोग है। और रेखा, अंतराल, वर्ण ये सब क्या हैं? कला के 6 तत्व हैं। कला के 6 तत्व हैं। 6 तत्व कौन कौन से हैं? रेखा, रूप, वर्ण, रेखा रूप वर्ण पोत अंतराल, रेखा रूप वर्ण पोत अंतराल। और क्या है? रेखा रूप वर्ण पोत्र अंतराल। और रेखा रूप वर्ण पोत अंतराल। और एक मिस हो रहा है अभी, रेखा रूप वर्ण पोत अंतराल, एक अभी मिस हो गया है थोड़ा, मैं कल बता दूंगी आप लोगों को। आप लोग बताइए छठवां कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं मैं कल आपको बताऊंगी। रेखा रूप वर्ण पोत अंतराल। और एक तत्व मुझसे मिस हो रहा है। तो कला के ये 6 तत्व हैं। क्या हैं? कला के ये 6 तत्व हैं। इसमें जिसमें आपका क्या नहीं आता है? सहयोग आपका नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा इसमें? सहयोग आपका भिन्न होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्वाधिक आकर्षण शक्ति होती है। क्या होती है? सर्वाधिक आकर्षण शक्ति होती है। तो सर्वाधिक आकर्षण शक्ति किसमें होती है? शीतल रंग है पहला ऑप्शन, दूसरा है तटस्थ रंग, तीसरा है उष्ण रंग, चौथा है उस सभी में। तो सर्वाधिक आकर्षण करने की शक्ति किसमें होती है दोस्तों? आप लोग बताएंगे किसमें होती है? आपके होती है वो, कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? उष्ण रंग में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और उष्ण रंग को ही हम क्या कहते हैं? गर्म रंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्म रंग कहते हैं। जैसे लाल पीला नारंगी, ये सब क्या है? आपके गर्म रंग है, उष्ण रंग है। और ये इसमें आकर्षण शक्ति जो होती है वो ज़्यादा होती है। और वहीं पे लाल रंग किसका प्रतीक है? प्रेम व पराक्रम का प्रतीक है। किसका है? प्रेम व पराक्रम का प्रतीक है। और यानी पीले रंग को क्या माना जाता है? पीले रंग में सबसे ज़्यादा किसकी शक्ति? प्रकाश की मात्रा होती है। सबसे ज़्यादा प्रकाश की मात्रा जो होती है वो आपके पीले रंग में होती है। सबसे अधिक प्रकाश की मात्रा किसमें होती है? तो वो आपके पीले रंग में होती है। उसके बाद में चलिए देखते हैं तटस्थ रंग किसे कहते हैं। तटस्थ रंग आप लोग बताएंगे कौन कौन से हैं आपका? तो होगा सफ़ेद होगा। तटस्थ रंग कौन सा है? सफ़ेद, काला और भूरा भी होगा। सफ़ेद, काला और भूरा होगा। शीतल रंग में आपके कौन कौन से आएंगे? हरा आएगा आपका, नीला आएगा और क्या आएगा? बैगनी आएगा। हरा, नीला, बैगनी आएगा। वहीं पे अगर पूछा जाता है कि आपके प्राथमिक कलर कौन कौन से हैं, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, तो क्या बताएंगे आप? लाल, पीला, नीला है। क्या है? लाल, पीला, नीला है। और द्वितीयक रंग कौन से हैं आपके? द्वितीयक रंग बताइए दोस्तों कौन कौन से हैं वो आपके? हरा होगा, बैगनी होगा
और हरा बैगनी नारंगी होगा। क्या होगा द्वितीय रंग? हरा बैगनी नारंगी होगा। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? सर्वाधिक आकर्षण शक्ति किसमें होती है? तो वो आपके उष्ण रंग में होगी। किसमें होगी? उष्ण रंग में। उष्ण रंग को ही क्या कहते हैं? गर्म रंग कहते हैं। और गर्म रंग कौन से हैं? लाल पीला नारंगी, ये क्या है? आपके गर्म रंग की श्रेणी में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा 10 क्वेश्चन जो था वो की कंप्लीट होता है। और एक दिन हमने आपको एक सीरीज कराई थी, उसमें एक क्वेश्चन रह गया था, उसमें 3 ही ऑप्शन लिखे गए थे, चौथा ऑप्शन उसमें नहीं था, तो वो क्वेश्चन ही हमें छोड़ दिया था। तो वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन था, चलिए देख लेते हैं आज वो क्वेश्चन। राजीव लोचन राजीव लोचन द्वारा निर्मित द रियलिटी ऑफ विजन का माध्यम ज्ञात करें। इसमें क्या पूछा जा रहा था? राजीव लोचन द्वारा निर्मित द रियलिटी ऑफ विजन का माध्यम क्या था? तो इसमें पहला ऑप्शन था कागज पर चारकोल था, दूसरा था मिश्रित माध्यम था, तीसरा कैनवास पर तैल रंग था, चौथा था कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन आपका था मिश्रित माध्यम। क्या होगा? मिश्रित माध्यम होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या है? मिश्रित माध्यम। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसमें क्या होगा? मिश्रित माध्यम होगा। तो ये आपकी 10 क्वेश्चनों की जो सीरीज़ थी वो कंप्लीट होती है। आई होप ये आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। और आपके जो भी रिव्यू होंगे वो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, अपने मैटर को इम्प्रूव कर सकें और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकें। तो जो भी आपके कमेंट होंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही मेरे लिए इम्प्रूवमेंट का काम करेंगे, यानी मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग वही मेरे लिए क्या होगा? हम अपने आप को और अच्छे से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, जो भी कमेंट होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। प्लीज़ मेरे इस सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।